को नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज 11th की एनसीईआरटी भारत के राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आज पढ़ेंगे अध्याय 9, जिसका नाम है शांति। युद्ध, आतंकवादी हमले और गुटिया दंगों पर चीखती अखबारें रपटे हमें निरंतर याद दिलाती हैं कि हम अशांत समय में रह रहे हैं। वास्तविक शांति के दुसाध्य बने रहने की सूरत में यह शब्द अपने में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। यह राजनेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों, शिक्षाशास्त्रियों और सेनाधिकारियों के होठों के झरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसका हवाला भी पाठ्यपुस्तकों, संविधान घोषणा पत्रों और समझौतों समेत अनेक तरह के दस्तावेजों में प्यार से संजोए गए आदर्श मूल्य के रूप में दिया जाता है। हर किसी को शांति का आह्वान और अनुसरण की बात करते देखने से हमें लग सकता है कि इस अवधारणा को और स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, शांति के विचार के प्रति देखने वाले सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की बात है। साल दर साल शांति का अर्थ और महत्व काफ़ी अंतर के साथ आंका गया है। शांति के समर्थकों को कई सवालों का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः शांति का अर्थ क्या है और आज की दुनिया में इतनी कमज़ोर क्यों है? शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या शांति स्थापित करने के लिए हम हिंसा का उपयोग कर सकते हैं? हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हैं? इस अध्याय में इन्हीं कुछ सवालों के विस्तार से हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। आइए देखते हैं शांति के बारे में भूमिका क्या है। ठीक है। लोकतंत्र, न्याय और मानव अधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन गया है, लेकिन हमें निश्चित ही याद रखना चाहिए कि शांति की वांछनीयता को लेकर यह ऊपरी आम सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की घटना है। अतीत के अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से लिखा है। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक था। नीत्शे ने शांति को महत्व नहीं दिया, क्योंकि उसका मानना था कि सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसी तरह अनेक विचारकों ने शांति को बेकार बताया है और संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी और सामाजिक जीवंतता के वाहक के तौर पर की है। इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेडो पैरेटो 1884 से लेकर 1923 तक इनका कार्यकाल था और इनका दावा था कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है। तो जो इटली के सिद्धांतकार थे विल्फ्रेडो पैरेटो, तो उनके कहने का मतलब ये था बाबूना कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए लोगों से तैयार होता है। ठीक है। जो व्यक्ति सक्षम होते हैं वही शांति लाने में कायम होते हैं, और ऐसे लोगों को इन्होंने शेरों की तुलना दिया है। इसका मतलब यह जताना नहीं है कि शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है। इसे तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों के केंद्रीय स्थान प्राप्त हैं। आधुनिक काल की लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल परोपकार का साक्षी रहा है। तो बाबू ये लाइन जो आ रही है ना, आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल परोपकार का साक्षी रहा है। महात्मा गांधी का नाम इनमें प्रमुख स्थान है। ठीक है। तो शांति के सबसे बड़े दूत एक तरीके से गांधी जी को ही माना जाता है अभी आधुनिक काल में। हालांकि शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान 20वीं सदी के अत्याचारों से देखे जा सकते हैं। इन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई। इसमें से कुछ घटनाओं के बारे में आपने इतिहास की पाठ्यपुस्तक में पढ़ा होगा, जैसे फांसीवाद, नाजीवाद का उदय, विश्व युद्ध। ठीक है। अपने आस पड़ोस में भारत, पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के रूप में देश विभाजन की त्रासदी का अनुभव हमने किया है। तो इसी तरीके से बाबू ये जो उल्लेख हो रहा है ना, इनके कहने का मतलब ये है कि फांसीवाद आया, नाजीवाद का उदय हुआ, विश्व युद्ध हुआ। उसका अपने आस पड़ोस के लोगों से हम लोगों ने जो देखा है भारत के बारे में, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को हमने देखा है। हम लोगों ने भी अशांति झेली है और विभाजन की त्रासदियों का अनुभव किया है। तो यहाँ पर उन्होंने
उसी का उल्लेख किया है। विपदाओं उपयुक्त विपदाओं के अभूतपूर्व पैमाने पर तबाही फैलाने की उन्नत तकनीक का प्रयोग भी शामिल रहा है। तो तबाही फैलाने वाले उन्नत तकनीक मतलब बाबू ये हथियारों की बात कर रहे हैं, परमाणु बम की, अणु बम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने लंदन पर घनघोर बमबारी की और अपनी प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बम वर्षों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने भेजा। वर्षकों को मतलब बाबू 1000 मतलब तोपों को इन्होंने जर्मनी पर भेजा, ठीक है। युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने से हुआ। इन दोनों हमलों में कम से कम 1,20,000 लोग तुरंत मारे गए और उसमें से भी कहीं अधिक लोग आणविक विकिरण के प्रभाव से मरे। करीब 95% मृतक आम नागरिक थे। तो इनके कहने का मतलब यह है ना बाबू कि जो 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम के हमले हुए, उन हमलों में 1,20,000 लोग तो तुरंत मारे गए, ठीक है। और अधिक लोग वहाँ पे जो न्यूक्लियर रेडिएशन आता है ना, ठीक है, जब कहीं भी मतलब परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है तो वहाँ पे रेडिएशन होता है और वो रेडिएशन इतना ज़्यादा घातक होता है कि आने वाली पीढ़ियों की, आने वाली नस्लों को जो है वो बीमार पैदा कर देती है, ठीक है। वहाँ के बच्चे आज भी टेढ़े भैंगी आँखों वाले, और जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है उससे जो गर्भवती महिलाएं अगर उन जगहों से गुजर जाती हैं तो उनके बच्चों में विकृत पैदा होते हैं वो बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि जो आपने यूज किया हथियारों का, उन हथियारों के यूज से जो मतलब विकिरण से जो आज भी उसका जो आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाली नस्लें उन चीज़ों को झेल रही हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर पूछा जाए कि दो देशों के बीच में लड़ाई क्यों हुई तो वो लोग कहेंगे शांति के लिए लड़ाई हुई, ठीक है। तो शांति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर दो लोग लड़ रहे हों तो उनसे पूछा जाए क्यों लड़ रहे हैं तो कहेंगे हम शांति के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए दो महाशक्तियां पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच में प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला। चूँकि परमाणु हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए थे, इसलिए दोनों ने उनका बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय किया। बढ़ती हुई सैनिक प्रतिद्वंद्विता में 1962 की क्यूबाई मिसाइल संकट एक उल्लेखनीय अशुभ प्रसंग है। इसका प्रारंभ तब हुआ जब अमेरिकी जासूस विमानों ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा के सोवियत संघ के आणविक मिसाइल खोज निकाले। प्रतिक्रिया में अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकाबंदी कर दी और सोवियत रूस को धमकी दी कि यदि वे मिसाइलें नहीं हटाई गईं तो उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। आमने सामने का यह टकराव तभी समाप्त हुआ जब सोवियत संघ ने अपने मिसाइल हटा लिए। 2 सप्ताह तक चले इस संकट में मानवता को संपूर्ण तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया था। अगर लोग आज शांति का गुणगान करते हैं तो महज इसलिए नहीं करते कि वे अच्छा विचार मानते हैं। शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व पहचाना है। त्रासद संघर्षों के प्रेत हम लगातार कचोटते रहते हैं, ठीक है, हमें लगातार कचोटते रहते हैं। आज जीवन अतीत के किसी भी समय से अधिक असुरक्षित है क्योंकि हर जगह के लोग आतंकवाद के बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। शांति लगातार बहुमूल्य इसलिए भी बनी हुई है, इस पर खतरा का साया हमेशा मौजूद है। तो ये लाइन जो है ना कि आज लोग शांति के बारे में गुणगान करते हैं, महज इसलिए नहीं करते कि अच्छा विचार मानते हैं। शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसके महत्व को पहचाना है। जब कहीं बाबू लड़ाइयाँ होती हैं ना तो लड़ने वालों को तो शुरुआत में बहुत मज़ा आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है हम लड़ रहे हैं, जंगें लड़ रहे हैं। लेकिन जंग लड़ने के बाद में जो मंजर होता है ना, आखिर में बचता क्या है। जिस ज़मीन के लिए लड़ाई होती है वो ज़मीन एकदम बिल्कुल, आपको बताया ना कि वो लड़ाई पे जो लड़ाइयाँ होती हैं उन लड़ाइयों पे रहने वाले लोग जो है ना उनके पास बचता कुछ नहीं है बाद में, ठीक है। उनके पास में कुछ बचता नहीं है।
जब आपके अपने लोग नहीं रहेंगे ना, तो उन ज़मीनों का आप क्या करेंगे बंजर भूमि लेकर के, जिस पे बच्चे खेलते थे, जिस पे बच्चे हंसते थे, लोग मुस्कुराते थे, एक साथ बैठ कर के लोग बातें करते थे। जिस झगड़े नोक झोंक तो ठीक है, लेकिन उसको इतना नहीं बढ़ा देना चाहिए कि उसमें अशांति फैल जाए, उसमें क्रूरता हो जाए, उसमें परमाणु हथियारों का यूज करना पड़े। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो जब जंगें लड़ी गई, और अब सोचो 1,20,000 लोग तुरंत मारे जा रहे हों, और उसके बाद भी जो लोग बचे हुए हैं वो लोग मर रहे हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, किस्तों में मौत मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं रेडिएशन से। उसके बाद भी अगर वो जंग ख़त्म हो गई, उसके 100 साल बाद भी आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में इतना रेडिएशन है, परमाणु रेडिएशन इतना ज़्यादा है कि आज भी आने वाली नस्लें भी गड़बड़ पैदा होती हैं, विकृत पैदा होती हैं। तो जो समझदार लोग थे ना, जो बच गए लोग, उन्होंने देखा है, जो जो तबाहियों को जिन्होंने देखा है, जो बड़े विचारक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी कीमत चुकाने के बाद भी मानवता ने इसकी पहचान महत्वपूर्ण पहचाना इसके महत्व को। कि लड़ने से पहले 1000 बार सोच लीजिए कि लड़ने का मतलब क्या निकलेगा। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। शांति का अर्थ, शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है। यह सरल परिभाषा सरल तो है पर भ्रामक भी है। सामान्य रूप से युद्ध को देशों के बीच में हथियारबंद संघर्ष समझते हैं। हालांकि रवांडा और बिस्निया में जो हुआ वह इस तरह का युद्ध नहीं था, लेकिन यह एक प्रकार से शांति का उल्लंघन या स्थगन तो था ही। हालांकि युद्ध शांति के अभाव की ओर जाता है, लेकिन शांति का हर्ष अभाव युद्ध का रूप ले है जरूरी नहीं है। ठीक है, शांति की परिभाषा करने में दूसरे कदम होगा हमें युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या श्रवण, शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देखना। यह परिभाषा स्पष्ट ही पहले से बेहतर है, लेकिन शांति भी हमें बहुत दूर नहीं ले जा पाती है। हिंसा प्रायः समाज की मूल संरचना में ही रची बसी है। ऐसी सामाजिक संस्थाएं और प्रथाएं जो जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को गहरा करती हैं, किसी भी क्षति सूक्ष्म और अप्रकट तरीके से भी कर सकती हैं। जाति, वर्ग, लिंग पर आधारित इस स्तरीकरण को अगर शोषित वर्गों की ओर से कोई भी चुनौती मिलती है, तो इससे भी संघर्ष और हिंसा पैदा होती है। इस तरह की संरचनात्मक हिंसा के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम हो सकते हैं। हम वैसी हिंसा के उत्पन्न कुछ ठोस उदाहरणों की ओर देखें, जैसे जातिगत भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशिक सत्ता, ठीक है, उपनिवेशवाद या नस्लवाद और सांप्रदायिकता। तो बाबू, इनके कहने का मतलब ये है ना कि ये लाइन जो है, देखिए आप यहाँ पे, कि शांति का दूसरा कदम होगा, ठीक है, शांति की परिभाषा करने में दूसरा कदम होगा इसे युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के अभाव के रूप में देखना चाहिए। मतलब जहाँ भी शारीरिक हिंसा, नरसंहार, कत्ल या दंगा नहीं हो रहा है, तो उसको वहाँ शांति ही माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। इनके इसके बाद में ये देखिए, ये लाइन जो लिखी हुई है ना, लेकिन यह भी हमें बहुत दूर तक नहीं ले जाती है। हिंसा प्रायः समाज की मूल संरचना में ही रची बसी है। ये लाइन जो एनसीईआरटी लिख रही है ना, तो देखो एनसीईआरटी बाबू अपने आप में वाकई में बहुत ही ज़्यादा गहरे अर्थों में लिखी हुई है। तो एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको वाकई में बहुत दिमाग लगाना होगा। और हिंसा प्रायः समाज की मूल संरचना में ही बसी हुई है। देखो, अगर आप कहेंगे ना कि मतलब हिंसा जो हुई, तो अगर आप कहीं से दूर से कैसी हिंसा को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये लोग होते कौन है? ये लोग भी कहीं ना कहीं एक समाज के ही तो हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो वही बात ये करें, हिंसा प्रायः समाज की मूल संरचना में ही रची बसी है। अगर एक व्यक्ति जातिवादी है, कोई व्यक्ति अगर जातिवादी है, तो जाहिर सी बात है उसके मन में हिंसा बसी हुई है। जब आप जातिवाद फैलाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र करेंगे, नस्लवाद फैलाएंगे, तो कहीं ना कहीं इनके कहने का मतलब ये है, इशारा यही कर रहे हैं कि आप, तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, हिंसा प्रायः समाज की मूल संरचना में रची बसी है,
तो ये बात मतलब जब आपकी सोच सही नहीं होगी ना, तो हिंसा और दंगा तो होगा ही होगा। चाहे देखिए, प्रथाएं जो जाति वर्ग लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को और गहरा करती है, तो ये क्या है? जो प्रथाएं जो हैं, जो पुरानी पद्धतियां चली आ रही हैं, या फिर जाति वर्ग या लिंग के आधार पर असमानता जो देखा जा रहा है, ठीक है, जाति वर्ग और लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को मतलब जातियां जो हैं, वर्ग जो हैं, लिंग में मतलब आएगा क्या, महिला पुरुष की असमानता का जो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो बातें हो रही है ना, इनके कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें समाज की ही रचना है कहीं ना कहीं, ठीक है। जाति वर्ग या लिंग पर आधारित इस स्तरीकरण को अगर शोषित वर्ग की ओर से कोई कोई भी चुनौती मिलती है, तो इससे भी संघर्ष पैदा होता है, संघर्ष और हिंसा पैदा होती है, ठीक है। जो व्यक्ति शोषित है, अगर उसको लगेगा कि ये चुनौती है हमारे लिए, इनका जो मजाक उड़ाना है या इनकी जो बातें कहना ये हमारे लिए चुनौती है, तो फिर वहाँ ही वो हिंसक रूप ले लेगी, ठीक है। इस तरह की संरचनात्मक हिंसा के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम हो सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। और उदाहरण में देखें, जैसे जातिगत जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, ठीक है, उपनिवेशवाद या नस्लवाद और सांप्रदायिकता। तो इनके कहने का मतलब ये है ना, ये जो भी सारी चीज़ें हैं, जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सांप्रदायिकता, ये कहीं ना कहीं समाज में ही तो है। ये सारी बातें कहाँ हैं? समाज में हैं, हमारे और आपके अंदर, आपके लोगों, अपने लोगों के अंदर ही होती हैं। मानव कोई भी हो, उस मानव की बात के उसके अंदर ही तो, उसकी सोच में ही तो होता है वो। तो इसलिए ये लाइन जो लिखी हुई है एनसीईआरटी ने, ये जो लाइन लिखा है ना, हिंसा प्रायः समाज की मूल संरचना में ही रची बसी है, ठीक है। तो ये बातें, इस तरीके से ये बातें हुई। फिर आगे बढ़ते हैं, संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। परंपरागत जाति व्यवस्था कुछ खास समूह के लोगों को अस्पृश्य मानकर बर्ताव करती थी। आज भारत में संविधान का द्वारा गैर कानूनी करार दिए जाने तक छुआछूत के प्रचलन ने अनेक सामाजिक बहिष्कार और अत्यधिक वंचना का शिकार बना रखा था। भयावह रीति रिवाजों के इन जख्मों को उभरने के लिए देश अभी तक संघर्ष कर रहा है, ठीक है। हालांकि वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था अधिक लचीली दिखती है, लेकिन इतनी भी काफ़ी असमानता और पीड़न को जन्म दिया है, ठीक है। इसने भी काफ़ी असमानता और सामाजिक उत्पीड़न को जन्म दिया है। तो ये बाबू जो बात कह रहा है ना, जो सामाजिक सामाजिक जातिगत व्यवस्था है ना, सामाजिक जातिगत व्यवस्था जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि इससे असमानता और उत्पीड़न जन्म होता है। सही बात है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ बहुत ही मतलब आप जातिगत बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति एक व्यक्ति को लगेगा कि उसके साथ में उत्पीड़न किया जा रहा है, ठीक है। विकासशील देशों की अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्र से संबद्ध है। इसमें मेहनताना और काम की दशा बहुत खराब है। विकसित देशों में भी निम्न वर्गीय लोगों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है। पितृसत्ता के आधार पर जिन सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है, उनकी परिणत स्त्रियों को व्यवस्थित रूप से अधीन बनाने और उनके साथ भेदभाव करने में होती है। इनकी अभिव्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों को अपर्याप्त पोषण और शिक्षा न देना, बाल विवाह, पत्नी को पीटना, दहेज से संबंधित अपराध, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और घर की इज्जत के नाम पर हत्या होती है। भारत में निम्न लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 933 स्त्रियां पितृसत्तात्मक विध्वंस का मन सूचक हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि देखिए सारी बातें जो हैं वो सामाजिक ही होती हैं। कोई अभी अभी ये कहा जाए किसी एक व्यक्ति को, तो कि आपने जो है, आपके अंदर सामाजिक भेदभाव है, आप स्त्री पुरुष में असमानता करते हैं, तो वो व्यक्ति नहीं मानेगा। वो अपने आप को साफ सुथरा बातें करके निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो लिंगानुपात बता रहा है ना कि 1000 पुरुषों पर 933 लड़कियाँ, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना अनुपात में, ये अनुपात ये बताता है पितृसत्तात्मक सोच अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जो स्त्री पुरुषों का जो असमानता है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
अगर स्त्री पुरुषों का असमानता खत्म हो गया होता तो फिर ये लिंगानुपात सीधी सी बात है घटना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे जातिगत धारणाओं की अगर बात की जाए तो अगर जाति पितृसत्ता के आधार पर सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है, उनकी परिणत स्त्रियों का व्यवस्थित रूप से अधीन बनाने और उनके साथ भेदभाव करने में होती है। तो सही बात कह रहे हैं कि पितृसत्ता में जो होती है वहाँ पे लड़कियों को डांटा जाता है कि तुम ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, और लड़कों के लिए छोड़ दी जाती है। तो ये बातें जो हो रही हैं वही हो रही हैं, और पत्नी को पीटना या पत्नी ही खाना बनाएगी या दहेज से संबंधित अपराध जो होंगे, ठीक है, कार्यस्थल पर उत्पीड़न होगा, लड़कियों का काम करने जाती हैं तो वहाँ पे उनके जो है उनका शोषण होता है शारीरिक मानसिक तरीके से, ठीक है। तो उन सारी बातों का ये बात कर रहे हैं। बलात्कार और घर के इज्जत के नाम पर हत्या, अगर मतलब कहीं किसी का कोई अगर इमोशनल अटैचमेंट कहीं दिखता है तो उसका कि हमारे घर की इज्जत खराब कर रही है उसके नाम पे उसका जो है मतलब लड़का है वो 10 जगह मुंह मारेगा तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, और लड़की अगर उसका एक दो कहीं से कुछ रिलेशनशिप या इमोशनल अटैचमेंट किसी से दिखता है तो उसको पितृसत्तात्मक सोच में बर्दाश्त नहीं करते हैं लोग समाज में। तो वो कहते हैं कि मतलब इस तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है कि हमारे घर की इज्जत खराब हो रही है। तो पितृसत्तात्मक विध्वंस का ये मर्मसूचक है। और अब ऐसा होना लगभग असंभव है कि उपनिवेशवाद विदेशी शासन के रूप में लोगों पर प्रत्यक्ष और लंबे समय के लिए गुलामी थोप दे। पर इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ चालू फिलिस्तीन संघर्ष दिखाता है कि इसका अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसके इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशवादी देशों में पूर्ववर्ती उपनिवेशों को अभी भी बहुआयामी शोषण के उन प्रभावों से पूरी तरह से उबरना शेष है जिसमें उन्होंने औपनिवेशिक काल में झेला है, ठीक है। रंग भेद और सांप्रदायिकता के एक समूची नस्लगत या समुदाय पर लांछन लगाना और उनका दमन करना शामिल हो रहता है। हालांकि मानवता को विभिन्न नस्लों के आधार पर विभाजित कर सकने की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से अप्रामाणिक है, लेकिन कई बार इसका उपयोग मानवता विरोधी कुकृत्यों को जायज़ ठहराने में किया जाता रहा है। 1865 तक अमेरिका के अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा, हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम और दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की 1992 तक की बहुसंख्यक अश्वेत आबादी के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार करने वाली रंगभेद की नीति इसके उदाहरण है, ठीक है। तो बाबूल के कहने का मतलब ये है ना कि जो जातिवाद या नस्लवाद है ना, ये एक देश की पर्टिकुलर समस्या नहीं है, ठीक है। अगर इसको वैश्विक स्तर पर देखा जाए कि ये समस्याएं कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे फैली हुई हैं तो आप समझ पाएंगे कि अगर हम लोग भारतीय हैं तो भारत के तौर पे अगर देखा जाए तो लगेगा कि अपने भारत में ही है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखेंगे हम तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व इसके चपेटे में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 1865 तक अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बने रहने की प्रथा, ठीक है, तो इसका विरोध नेल्सन मंडेला साहब ने किया था ना। गोरी और काले लोगों के बीच में जो नस्ल भेद हो रहा था ना, यहाँ तक कि स्कूल में बसों में पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो उसमें ये था, उसमें जिक्र आया था। तो अगर उस एग्जाम्पल को आप अपने दिमाग में रख करके जोड़ेंगे इस लाइन को तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे लाइन लिखी क्या है कि 1865 तक अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की जो प्रथा थी। हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम। हिटलर तो यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन था, ठीक है। तो इस तरीके से दुश्मन मानता था और बहुत ही क्रूर शासक किया उसने, शासन किया, तानाशाही किया वहाँ पे। और दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार जो है ना, वो 1992 तक बहुसंख्यक अश्वेतों के साथ जो उसने बर्बरता की, उन सारी बातों को यहाँ पे उजागर कर रहे हैं, ठीक है।
हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसान से गुजरता है, वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करती हैं। वे शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती हैं। ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के ताज़ा दौर की शुरुआत कर सकते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, हिंसा का शिकार व्यक्ति जो है ना, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से और भौतिक नुकसान से गुजरता है। उसके मतलब किसी के घर पे मान लो कहीं हिंसा हो रही है, कहीं कहीं दंगा हो गया, तो उस दंगे में जो मतलब जान माल की हानि होती है ना, किसी के घरों को लूट लिया जाता है, फूंक दिया जाता है, या उसके परिवार के जनों को मार दिया जाता है, तो उससे इनके कहने का मतलब ये है ना, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तरीके से वो व्यक्ति कहीं ना कहीं विकृत हो जाता है, और उसकी मानसिकता और उसके जो भौतिक नुकसान होता है, उसके मन गहरे अंतर मन को बार बार चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वे उसके भीतर शिकायतें वो पैदा करती है। ठीक है, और ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती हैं। तो ये बात जो कह रही है ना, शिकायतें पैदा करती हैं और ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती हैं, तो पीढ़ियों तक कायम रहने का मतलब ये है ना बाबू, कि मतलब किसी के दादाजी को मान लो किसी ने मार दिया हिंसा में। ठीक है, तो अब उनके जो दादाजी के जो पिताजी होंगे, मतलब आपके पिताजी जो होंगे, दादाजी के जो लड़के होंगे ना, मतलब आपके पिताजी हो गए, जो हो गए आपके पिताजी, वो आपको उन लोगों के बारे में ज़रूर बताएंगे कि इन्होंने आपके दादाजी को मारा था, कैसे मारा था। ठीक है, तो वो आने वाले बच्चों के दिमाग में भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में भर के रखती हैं, बच्चे भी भर के रखते हैं कि इन्होंने हमारे दादाजी को मारा था, या ऐसी हिंसा हुई थी ये, या मान लो कहीं सामुदायिक दंगा हो गया, जातिगत दंगा हुआ, तो हिंदू मुस्लिम का मान लो दंगा हो गया, तो मान लो जिसने अपने परिवारजन को खोया है ना, तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि हिंदुओं ने, मान लो दो जातियों में हो, हिंदू और मुस्लिम में हो गया, तो हिंदू में किसी का परिवारजन खत्म हुआ, तो उसके दिमाग में जो मानसिकता बनेगी कि मुस्लिमों ने मेरे पिताजी को मारा, तो उस तरीके से वो जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो साइकोलॉजिकली कमज़ोर होंगी और उनके दिमाग में वो चीज़ कहीं ना कहीं घर करके रहेगी। तो ऐसा समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों को ताज़ा होने की शुरुआत कर सकते हैं। तो यही वो बात बता रहा है कि जिसके अंतर्मन में घाव है ना, हो सकता है थोड़ी सी ही कहीं हिंसा हो और वो उससे उत्तेजित हो जाए। ठीक है, और ताजे दौर की शुरुआत कर सकते हैं। ये लाइन वही लिखी हुई है। दक्षिण एशिया के विभिन्न समुदाय द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से मन में रखी पुरानी शिकायतों के उदाहरण हमारे आसपास हैं। जैसे 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भड़की हिंसा से उपजी शिकायतें। तो ये भारत का हवाला दे रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण भारत के बारे में लिखा हुआ है कि 1947 के बंटवारे के समय में बहुत सारे हिंसा हुई और बहुत सारी हिंदू मुस्लिम जातिवाद के तौर पे हुई। तो अगर आप लोगों ने पुरानी गदर मूवी देखी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि उस हिंसा से क्या क्या नुकसान हुआ, और आज भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में उन बातों का भड़ास आज भी भरा हुआ है। न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतें और संघर्ष के कारणों को साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने में के जरिए ही प्राप्त की जा सकती हैं। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में समस्या का हल करने के लिए वर्तमान प्रयासों को हर तबके के लोगों के बीच में अधिक संपर्क का प्रोत्साहन करना भी शामिल है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, कि आज भी उन चीज़ों का पहल किया जा रहा है। जैसे भारत के बंटवारे के बाद में आज भी कश्मीर कहीं ना कहीं उसी समस्या का हल है। पीओके वाला क्षेत्र जो है ना, वो आज भी उसी समस्या का जो कहीं ना कहीं परिणाम है, और उसी समस्या को हल करने में सभी लोग एक दूसरे का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान समय में हर तबके के लोगों के बीच में संपर्क करके इसको इस समस्या को हल किया जाए। ठीक है, तो हिंसा की समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनिसेफ के संविधान में उचित ही टिप्पणी की है। चूँकि युद्ध का प्रारंभ लोगों के दिमाग में होता है, शांति के बचाव को भी लोगों के दिमाग से ही रचे जाने चाहिए। इस तरह प्रयास के लिए करुणा अपने पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त हैं। आधुनिक निरोगकारी तकनीक और मनोविश्लेषक जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी यह काम कर सकती हैं। हमने गौर किया है कि हिंसा का आरंभ महज ही व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता, उसकी जड़ें कतिपय सामाजिक रचनाओं में भी
होती हैं। न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की रचना संरचनात्मक हिंसा को निर्मूल करने के लिए अनिवार्य है। शांति जैसे संतुष्ट लोगों के समरस सह अस्तित्व के रूप में समझा जाता है। ऐसे ही समाज की उपज हो सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती। शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यापकतम अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों के सक्रिय क्रियाकलाप शामिल आते हैं। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब यह है ना बाबू कि आज मतलब हिंसा को कम करने के लिए कि लोगों के दिमाग में जो रचे बसे होने चाहिए शांति के बचाव के लिए, लोगों के मन में हमेशा शांति हो के लिए एक जगह होनी चाहिए कि यार बहुत हुआ, अब तो शांति चाहिए। ठीक है, ये वाली मानसिकता सबके अंदर कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि और कोशिश यही करनी चाहिए कि कहीं झगड़ा होने से अच्छा है कि वहाँ पे शांति से निपटा जाए। ठीक है, और पुरातत्व यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरह के प्रयास से करुणा जैसे अनेक पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त हैं। आधुनिक नागरिक निरोगकारी तकनीकी और मनोविश्लेषक जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी यह काम कर रही हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है ना कि अपनी जो पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत जो है ना, तो उनकी बात कर रहे हैं ये, और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त है। बाबू इनके कहने का मतलब ये ना, पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत की जो बात की जा रही है, तो इसमें एक शांति प्रस्ताव की बात ये कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, आध्यात्मिक सिद्धांत क्या कहता था पुराना वाला कि कहीं शांति प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। जैसे अगर महाभारत का युद्ध देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में शांति संदेश लेकर के कृष्ण कन्हैया जी हर किसी के मतलब शिविर में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि दुर्योधन की सभा में भी जाते हैं और उसे कहते हैं कि दुर्योधन, लड़ने से अच्छा है ना कि केवल 5 गांव पांडवों को दे दो और हस्तिनापुर दे दो, और 5 गांव के मतलब केवल दे दो, वो भी तो राजा के बेटे हैं, केवल 5 गांव दे दो, बाकी सारे तुम रख लो। तो इस तरीके से हर संभव प्रयास करने का जो मतलब पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत है वो यही कहता है कि जहाँ तक हो सके युद्ध को टाला जाए। ठीक है, आधुनिक निरोगकारी तकनीक और मानव विश्लेषक जैसी चिकित्सा पद्धतियां भी यह काम करती हैं। तो निरोगकारी तकनीक मतलब बाबू मानवों का जो दिमागी सेटअप है ना, उसको चेंज करने के लिए उनको अच्छा सा मतलब उसको विश्वास दिलाया जाए कि जो उसके साथ कहीं एक बार गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी हर बार उसके साथ गड़बड़ होगा। ठीक है, और मनोविश्लेषक जैसी चिकित्सा पद्धतियाँ मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से उस आदमी को मजबूत किया जाए, उसकी मनोभाव को बदला जाए, उसकी सोच को बदला जाए। ठीक है, इस तरीके से। और हकीकत में हिंसा जो होती है ना, वो एक तरीके से मानव के दिमाग की उपज होती है। अगर आदमी को सही दिशा मिले ना तो वो हिंसा की तरफ नहीं बढ़ेगा। जब उसके साथ मान लीजिए उसको सामाजिक न्याय मिल रहा है, उसके साथ अपने लोगों का मनोभाव मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, तो वो व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा। लेकिन जब उसको सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा और समाज में उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, समाज में उसको उत्पीड़ित किया जाएगा, समाज उसको प्रताड़ित करेगा, तो वो कहीं ना कहीं हिंसा का ही शिकार होगा और हिंसा करेगा, हिंसा से प्रेरित होगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि चिकित्सक पद्धतियाँ भी काम करती हैं। ठीक है, दवाएं चलती हैं, लोगों को उस जोन में रखा जाता है। ठीक है, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि उसको स्टिमुलेट ना हो वो। हमने गौर किया है कि हिंसा का आरंभ महज किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता है, इसकी जड़ें कतिपय सामाजिक संरचना से भी होती हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि सामाजिक संरचना जो कि बात कर रहे हैं ये सामाजिक संरचना का, तो ये सामाजिक संरचना वही बात कर रहे हैं कि जो अगर किसी व्यक्ति विशेष को जाति वर्ग के आधार पर उससे विशेष या उससे रुष्ट व्यवहार किया जाएगा या उसको मानसिक प्रताड़ित किया जाएगा, तो वही कह रहे हैं कि कतिपय जड़ें सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई हैं। न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की संरचना ये जो बात हो रही है ना, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की रचना संरचनात्मक हिंसा के निर्मूल करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जब एक कहीं लोकतंत्र न्यायपूर्ण होता है तो उसकी जड़ें जो है ना, वो कह रहे हैं कि संरचनात्मक हिंसा जो हिंसा हो रही है उसको निर्मूल
मतलब उसका कोई जड़ ही ना हो, उसको ख़त्म करने के लिए वो अनिवार्य है कि लोकतंत्र न्यायपूर्ण हो। ठीक है, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की जब रचना होगी तो वहाँ पे संरचनात्मक हिंसा जो है वो खत्म होगी। शांति जैसे संतुष्ट लोगों के समरस और सह अस्तित्व के रूप में समझा जाता है, ऐसे ही समाज की उपज को हो सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापक अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों के सक्रिय क्रियाकलाप शामिल होने चाहिए। मतलब सक्रिय, ऐसा नहीं है कि एक बार शांति का प्रयास किया गया और हार मान के बैठ जाइए। हर संभव प्रयास, बहुधा आयामी प्रयास, बार बार कोशिश किया जाए कि शांति हो। ठीक है, और इस समय तो मतलब सॉफ्ट पॉलिसी चल रही है। अगर आप देखेंगे ना कि ये सॉफ्ट पॉलिसी क्या है, तो सॉफ्ट पॉलिसी वो एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट पॉलिसी, हार्ड पॉलिसी और सॉफ्ट पॉलिसी दो पॉलिसियाँ होती हैं। तो सॉफ्ट पॉलिसी क्या होती है कि जैसे कहते हैं ना कि अपने पड़ोसी से आपका बहुत बुरा झगड़ा हुआ है। ठीक है, तो पड़ोसी से उस झगड़े को सुलटाने के लिए आप किसी बड़े परिजन से डायरेक्ट बात कर नहीं सकते, तो उसको सॉफ्ट पॉलिसी मतलब जैसे आपके पड़ोसी हैं, आप बगल में उनसे झगड़ा हुआ है, तो आपके घर भी बच्चे हैं, उनके घर भी बच्चे हैं, तो आप लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं ना, बच्चे खुले मन से बात कर लेते हैं। झगड़ा हुआ है फिर भी, बड़े लोगों में झगड़ा हुआ है फिर भी छोटे बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं। तो उन बच्चों के बात करने से, मेल जोल करने से, आने जाने से, बात करने से फिर से उन दोस्तों में एक खुशनुमा माहौल पैदा होता है। तो ये वही बात कर रहे हैं कि बहुआयामी प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये सॉफ्ट पॉलिसी का भी यूज करने से हम लोगों को कतराना नहीं चाहिए। ठीक है, और वैसे भी देखो अपने हिंदू धर्म में पहले से ही बताया गया, सनातन धर्म में पहले से ही बताया गया कहीं ना कहीं कि मतलब कहते ना कि अगर कोई कुतिया कितनी ही काटने वाली हो, लेकिन आप उसके पिल्लों को, उनके उसके जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, डॉगी के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उसके बच्चे को अगर आप बहुत प्यार से बात करेंगे, उसके छोटे छोटे पिल्लों को बहुत बिस्किट खिलाएंगे या कुछ भी खिलाएंगे, तो खुद जो कुत्ता है ना, वो आपको कभी नहीं काटेगा। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि बहुआयामी प्रयास करना चाहिए, और नैतिक और भौतिक संसाधनों का, नैतिक करने का मतलब ये है ना कि आप इथिकल रहो। ऐसा नहीं है कि मतलब अवसरवादी रहो, जहाँ उसको मिल गया मौका वहीं काट दो। ठीक है, इथिकल रहोगे ना तो आपका दुश्मन भी रहेगा तो वो भी आपको इज्जत देगा। ठीक है, और शांति बरकरार रखेगा। अगर आप इथिकल रहोगे ना, 10 बार इथिकल रहोगे, तो अगर वो कितना ही अनैतिक होगा तो उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं नैतिकता पैदा होगी। क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? अक्सर यह दावा किया जाता है कि हिंसा अक्सर यह दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी कभी समय यह शांति लाने के लिए अपरिहार्य पूर्व शर्त जैसी होती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि तानाशाह और उत्पीड़कों को जबरन हटाने की उनको जनता को निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। ठीक है, या फिर उत्पीड़न या फिर उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति संघर्षों को हिंसा के कुछ इस्तेमाल के बावजूद न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है, लेकिन अच्छे मकसद से भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। यह एक बार जरूर शुरू हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति नियंत्रण के बाहर हो जाने की होती है। इसके कारण यह अपने पीछे मौतें और बर्बादी की एक श्रृंखला छोड़ जाती है। ठीक है, तो बाबू इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर अगर कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से भी, या कोई व्यक्ति अगर तानाशाह बन जाता है या बड़े पद पे पहुंच जाता है, तो फिर भी अगर वो बहुत ज़्यादा उत्पीड़न कर रहा है ना, तो उन उत्पीड़कों को हटाया जा सकता है और निरंतर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको रोका जा सकता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है। लेकिन इनके कहने का मतलब ये है ना कि जैसे कहीं कहीं हिंसा होती है, फिर भी उस हिंसा को न्यायपूर्ण ठहराया जाता है कि हाँ ये ज़रूरी था, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, ये लोग बहुत मतलब हिंसा कर रहे थे, और उस हिंसा को ख़त्म करने के लिए हिंसा होती है, तो फिर भी उसको न्यायपूर्ण ठहराया जाता है और वो सही था। ठीक है, वो सही था, लेकिन फिर भी उससे क्या है, कभी कभी जन आक्रोश फैल जाता है।
और अपने पीछे बहुत सारी मौतें और बर्बादी की एक श्रृंखला छोड़ जाता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रृंखला की बर्बादी, मतलब चेन रिएक्शन होने लगता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो उनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। शांति का मकसद लड़ाकों की क्षमताओं को कम करके आंकना नहीं, प्रतिरोध के अहिंसक रूप पर बल देना है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, शांतिवादी का मकसद लड़ाकों की क्षमता को कम करने का आंकना नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपको बोल नहीं रहा है, आपसे लड़ नहीं रहा है, इसके अपने आपसे झगड़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास क्षमताएं नहीं हैं, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि कम करके नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सिग्मा रूल में है, जैसे वो 2 बार 3 बार 4 बार शांति से रह रहा है, आप उसको उत्तेजित कर रहे हैं फिर भी वो शांति से रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो कमज़ोर है, ठीक है। वर्षे संघर्षों का एक प्रमुख तरीका सविनय अवज्ञा है और उत्पीड़न की संरचना की नींव हिलाने के में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल होता रहा है, ठीक है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अब सविनय अवज्ञा की बात हो रही, तो सीधी सी बात है, ये गांधी की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी का सत्याग्रह का प्रयोग एक प्रमुख उदाहरण है। गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया और विलायती शासकों के अंतःकरण की आवाज़ दी, ठीक है। विलायती शासकों के अंतःकरण को आवाज़ दी, पर जब उससे काम नहीं चला तो उन पर नैतिक और राजनैतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने जन आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें अनुचित कानूनों को हिंसक ढंग से खुलेआम तोड़ना शामिल था, ठीक है। तो इस तरीके से गांधी जी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने किया उसके बारे में बात की जा रही है। उससे उनसे प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में इस तरह का संघर्ष शुरू किया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से कहीं ना कहीं मार्टिन लूथर किंग जो है वो प्रेरित हुए और उन्होंने काले लोगों के साथ में जो भेदभाव हो रहे थे 1960 में इसी तरीके से उन्होंने भी अमेरिका में संघर्ष शुरू किया, ठीक है। नागरिक अवज्ञा के दबाव में अन्यायपूर्ण संरचनाएं भी रास्ता दे सकती हैं। कभी कभार वे अपनी विसंगतियों के बोझ में ध्वस्त भी हो सकती हैं। निरंकुश सोवियत व्यवस्था का विघटन इसका ताज़ा उदाहरण है। तो पर इसे सुखद नतीजे की गारंटी सभी मामलों में नहीं की जा सकती। हिंसा की शिकायतें लेने का लालच पर तब अपरिहार्य हो जाता है जब भी यह अच्युतपूर्ण शांति की खोज में अंतर निकट विकट स्थिति का ही अंग है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ये बात कर रहे हैं कि सोवियत संघ की व्यवस्था का जो ताज़ा उदाहरण रहा उस पर इन्होंने बात की है। फिर आइए देखते हैं चिंतन मंथन में क्या लिखा हुआ है। कंबोडिया के खमीर रूज का शासन क्रांतिकारी हिंसा के नुकसानदेह हो जाने की प्रकृति का दिल दहला देने वाला बहुत ही खास प्रयास था। यह शासन पाल पाट के नेतृत्व में हुआ बगावत का नतीजा था। इसमें उत्पीड़न खेतिहरों की मुक्ति के लिए तत्पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया था, इसने 1975 से लेकर 1979 तक कंबोडिया के आतंक का राज कायम कर दिया, जिसमें लगभग 17 लाख लोग अर्थात देश की आबादी की 21% लोग मारे गए। यह पिछली शताब्दी की एक अत्यंत कष्टकारी मानवीय त्रासदी है। तो ये कंबोडिया का जो है ना, कंबोडिया के बारे में दिया गया है कि वहाँ की जो खमीर रूस का जो शासनकारी मतलब हिंसा के नुकसान हो जाने की प्रकृति का दिल दहलाने वाली बहुत ही खास उदाहरण था और ये पाल पाट के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने बगावत की थी, उसका नतीजा था। अब सोच लो कि साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना का इन्होंने प्रयास किया और 75 से लेकर 79 तक, ठीक है, 4 साल में इन 4 सालों में 17 लाख लोग मारे गए, ठीक है। तो कंबोडिया की ये जो स्थिति हुई ना कि 17 लाख लोग मारे गए, लगभग देश की 21% आबादी मारी गई। तो इस तरीके से इनके कहने का मतलब ये है ना कि कहीं हिंसा उत्तेजित नहीं होनी चाहिए और हो सकता है मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिवाद आंदोलन का व्यवस्थित हिंसा के प्रयोग का ऐसा ही नाटकीय और दहला देने वाला दुष्परिणाम शायद हमेशा नहीं हो। इस प्रक्रिया में यह संस्थागत रूप धारण करता है, अपने परिणाम स्वरूप बनी राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण अंग बन जाता है
ऐसी ही मामला नेशनल लिबरेशन फ्रंट का है, जिसने हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल कर अल्जीरिया के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, नेशनल लिबरेशन फ्रंट का जो पार्टी थी, उनके आधार पर हिंसात्मक संसाधनों का इस्तेमाल करके अल्जीरिया के स्वतंत्र आंदोलन का नेतृत्व किया। उसने अपने देश को फ्रांसीसी औपनिवेशिकवादियों के बोझ में 1962 से मुक्त तो कराया, लेकिन उसने शासन का जल्द ही निरंकुश शासनवाद में पतन हो गया। ठीक है, इसने आज़ादी तो करवाई, लेकिन निरंकुश शासनवाद में वो पतन हो गया। इसकी प्रतिक्रिया वहाँ इस्लामी रूढ़िवादी के उभार के रूप में हुई। तो इनके कहने का मतलब ये है ना, अल्जीरिया में जो स्वतंत्रता का आंदोलन का मतलब जो नेतृत्व किया गया, उसमें हिंसात्मक साधन का यूज किया गया और अल्जीरिया को जो है स्वतंत्र करा लिया गया। लेकिन बाद में वहाँ पे निरंकुश शासन बढ़ा और इस्लाम का जो रूढ़वाद है ना, वो अल्जीरिया को कहीं ना कहीं उभार के ले आया, अल्जीरिया में रूढ़वादिता को बढ़ा दिया। ठीक है, जो इस्लामी रूढ़िवादिता है उनको बढ़ावा दिया। यही कारण है पिछले चलते शांति को सर्वोच्च मूल्य पाने वाले शांति किसी न्यायपूर्ण संघर्ष में ही हिंसा के इस्तेमाल के खिलाफ नैतिक रूप में खड़े होते हैं। वे भी उत्पीड़न में लड़ने की ज़रूरत को स्वीकार करते हैं, हालांकि वे उत्पीड़नकारियों का दिल दिमाग जीतने के लिए प्रेम और सत्य को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं, न कि हिंसा को। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब यह है ना बाबू कि अगर किसी के दिल दिमाग में जो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग दोनों को परिवर्तित किया जाए तो हिंसा कहीं ना कहीं कम होती है। ठीक है, अब देखिए एक लड़की और एक लड़के के बीच में क्या बात हो रही है यहाँ पे। अमन का शांति कायम करने का तरीका हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा देना है। तो लड़का कहता है, नहीं मुन्नी, हिंसा रोकने के लिए प्रतिहिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम अस्थायी शांति केवल शांतिपूर्ण तरीके पर जोर देकर ही ला सकते हैं। तुम शांति के दूत की तरह बोल रहे हो, क्या तुम अपने छोटे भाई के साथ भी इसी तरह के शांतिपूर्ण तरीके से अपनाते हो या वहाँ मतलब इनके कहने का मतलब ये है ना, ये लड़की कह रही है, जब इन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ तो लड़की कह रही है कि अमन मतलब शांति। ठीक है, ये लड़की कह रही है कि अमन कायम करने का तरीका हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा देना है। इसके कहने का मतलब ये है कि शांति अगर कायम करना है तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनको सजा देना चाहिए। तो लड़का कह रहा है, नहीं मुन्नी, हिंसा रोकने के लिए प्रतिहिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम शांति केवल शांतिपूर्ण तरीके पर जोर देकर ही अपना सकते हैं। तुम तो शांति के दूत की तरह बोल रहे हो, लड़की कह रही है, तुम तो शांति की दूत की तरह बोल रहे हो, क्या तुम अपने छोटे भाई के साथ इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपनाते हो जाओ। ठीक है, ये लड़की कह रही है कि तुम अपने भाई के साथ कैसे पेश आते हो ये बताओ। तो हमारे कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप बर्ताव करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके अपनाने का मतलब है प्रेम, दया, करुणा, इन सारी भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए शांति कायम की जा सकती है। ठीक है, देखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अपने नागरिकों के हितों के नाम पर वे अक्सर बाकी लोगों की हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सांप्रदायिकता दंगा की बात कर रहे हैं कि अगर सांप्रदायिकता बढ़ती है तो कहीं ना कहीं लोग अब कहते हैं कि हम अपने नागरिक हितों की बात कर रहे हैं, और वो हिंसा अक्सर बाकी लोगों को हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे लोग। इसके अलावा आजकल हर राज्य में बल प्रयोग के अपने उपकरणों को मजबूत किया है। हालांकि राज्य में अपेक्षा यह भी थी कि वह सेना या पुलिस का प्रयोग करके नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेगा, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग अपने ही नागरिकों के विरोध के स्वर को दबाने के लिए किया जा सकता है। विश्व में अलग अलग संप्रभु राष्ट्रों के विभाजित हैं। इसमें शक्ति के रास्ते पर अवरोध उत्पन्न होता है। यह निरंकुश शासन और म्यांमार जैसे सैनिक तानाशाही में सबसे अधिक स्पष्ट दिखता है। समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान सार्थक लोकतांत्रिक और राजनीतिक और नागरिक आज़ादी की एक कारगर पद्धति है। इस माध्यम से सत्ता के ज़्यादा जवाबदेह बनाया जा सकता है। रंगभेद के खात्मे के बाद दक्षिण अफ्रीका में यह तरीका अपनाया गया है, जो हाल ही के वर्षों में राजनीतिक सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के लिए संघर्ष और शांति के सुरक्षित बने रहने के बीच घनिष्ठ संबंध है। ठीक है,
तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू, यहाँ पे देखिए ये लाइन जो लिखी हुई है कि अलग अलग राष्ट्रों में सभी लोग विभक्त हुए हैं कहीं न कहीं। निरंकुश शासन जैसे म्यांमार जैसे सैनिक, वहाँ सैनिक तानाशाही की सबसे अधिक स्पष्ट दिखता है। कहाँ की बात हो रही है? म्यांमार की बात हो रही है। और दीर्घकालीन समाधान सार्थकों लोकतांत्रिकरण और आधुनिक नागरिक आज़ादी के लिए कारगर पद्धति है। उनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर शांति चाहिए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिकरण जो है ना, लोकतंत्र जो होता है ना, लोगों के द्वारा लोगों का शासन, ठीक है, लोगों पर जो शासन होता है वही लोकतंत्र होता है। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति तानाशाही अंदाज में आगे बढ़ रहा है ना, तो उसको लोकतांत्रिकरण जब वहाँ कर दिया जाएगा तो वहाँ जनता के हाथों में सब कुछ होगा। वोट बैंक देने की राजनीति होगी, वोट देने की राजनीति होगी। तो जो जिसको लोग समझेंगे कि ये व्यक्ति सही नहीं है तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। तो वही लोकतांत्रिकरण की बात कर रहे हैं ये। अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचार क्या हैं? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहावत तो आपने सुना ही होगा। अहिंसा और अहिंसा को गांधी के समतुल्य बताने की प्रयत्न में कुछ लोगों को ऐसा कहने का मौका दिया है कि हम हल्की टिप्पणी के आधार पर दूर दूर तक फैला कर यह विचार है कि अहिंसा कमजोर का रास्ता है। ठीक है, गांधी जी ने बार बार कहा है कि इस विचार के लोग अहिंसा और दर्शन को समझते ही नहीं हैं। आम तौर पर यही समझते हैं कि अहिंसा का अर्थ चोट करना नहीं है। अहिंसक कार्य उसे माना जाता है जो शारीरिक घाव नहीं करे। गांधी जी ने इस अर्थ को दो मूलभूत तरीके से बदल दिया। उन्होंने अहिंसा का अर्थ शारीरिक चोट, मानसिक चोट और आजीविका की क्षति को बाँझ आना भर नहीं है। इसका अर्थ तो नुकसान पहुंचाने के विचार तक को छोड़ देना है। उनकी हिंसा का निमित्त होने का अर्थ स्वयं चोट करना नहीं होता। गांधी जी का मानना था कि यदि मैंने किसी को हानि पहुंचाने के लिए किसी अन्य की सहायता की अथवा किसी हानिकारक कार्य से लाभान्वित हुआ तो मैं हिंसा का दोषी होऊंगा। इस अर्थ में हिंसा के बारे में उनके विचार संरचनात्मक हिंसा की निशानदेही करते हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि अगर आपने भले ही हिंसा नहीं किया, ठीक है, लेकिन अगर कहीं हानि पहुंचाने से कहीं किसी को कोई हानि पहुंचा रहा है और उसमें आपने उस हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति की सहायता की या उससे कुछ आपको लाभ हुआ, ठीक है, तब भी आप दोषी माने जाएंगे। ठीक है, गांधी जी ने दूसरे प्रमुख परिवर्तन अहिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ देकर किया। किसी की हानि नहीं करना पर्याप्त नहीं है। किसी की हानि नहीं करना पर्याप्त नहीं है। अहिंसा को सजग संवेदना के माहौल की अपेक्षा होती है। ठीक है, माहौल की अपेक्षा होती है। और गांधी जी निष्क्रिय आध्यात्मिकता के विरोधी थे। ठीक है, उनके लिए अहिंसा का मतलब कल्याण और अच्छाई पर का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। तो गांधी जी के विचारों में अहिंसा का मतलब होता है कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक काम करने का तरीका जो होता है। ठीक है, इसलिए जो लोग अहिंसा का प्रयोग करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अत्यंत गंभीर उकसावे की स्थिति में भी शारीरिक, मानसिक और संयम रखने का अभ्यास करें। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना, गांधी जी ये सिखा रहे हैं कि जो लोग थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तेजित हो जाते हैं तो उनको मतलब जो थोड़ी थोड़ी बातों पे उत्तेजित होते हैं उनको क्या है कि अत्यधिक गंभीर उकसावे की स्थिति में शारीरिक, मानसिक संयम रखने का अभ्यास करें। मतलब इनके गांधी जी ये कह रहे हैं कि जो लोग थोड़ी थोड़ी बात पे उत्तेजित हो जाते हैं उन लोगों को शारीरिक तरीके से, यानी कि आप किसी को कहीं बहस हो रही है तो क्या पता आपने थप्पड़ मार दिया किसी को, थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हुई तो थोड़ा सा उकसावे की बात हुई, किसी कोई तेज तेज बोलना शुरू किया तो आपने थप्पड़ मार दिया। तो वहाँ बात चल रही थी तो वो अपने शारीरिक हिंसा को आप रोकिए, वहाँ पे संयम रखिए अपने शरीर में। शारीरिक तरीके से, मानसिक संयम मतलब अपना आपा मत खोइए। ठीक है, और उसका अभ्यास करना चाहिए, गांधी जी ने कहा है। अहिंसा अतिशय सक्रिय शक्ति है जिसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं है। वास्तव में गांधी जी तो इस सीमा तक कह गए कि अगर अहिंसा का बचाव करने के मामले में अपर्याप्त हैं हो तो उस नाम पर निष्क्रियता की शरण में जाने के बजाय हिंसा का सहारा लेना बेहतर होगा। ठीक है, तो गांधी जी ने एक ये जो बात कही है ना कि वास्तव में गांधी जी ने अपनी सीमा तक या इस तक मतलब इस सीमा तक कह गए गांधी जी, अगर अहिंसा किसी का बचाव करने के मामले में अपर्याप्त हो
ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि आपकी जो अहिंसक विचारधारा है, आपने शारीरिक मानसिक संतुलन बना के रखा है, तो वो कह रहा है कि अहिंसा किसी का बचाव करने के मामले में अपर्याप्त हो। अगर कहीं दंगा हो रहा है मान लो, और आपको लगता है कि आप शारीरिक मानसिक अपना संतुलन बनाए रखे हुए हैं, तो वहाँ पे कह रहा है कि हो सकता है कि के नाम पर निष्क्रियता की शरण में जाने के बजाय कि आप निष्क्रिय मत रहो कि अरे जो हो रहा है होने दो, हम कर ही क्या सकते हैं, ऐसा स्थिति नहीं है। उसकी बजाय हिंसा का सहारा लेना बेहतर होगा। आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा हिंसा करने से किसी की जान बच सकती है, तो वहाँ पर आपको हिंसा का सहारा लेना चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। कुछ गांधीवादी कहते हैं कि प्रारंभ में उद्ग्रीत कहावत को बदलकर जो मजबूती का नाम महात्मा गांधी कर देना चाहिए। तो जब आप अहिंसा के विचारों पर चलेंगे ना, तो आप अहिंसा की ताकत को समझेंगे। तो वो जो शुरुआत में लाइन लिखी हुई थी ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कि गांधी जी तो मजबूर थे, तो अब उसको पढ़ने के बाद में समझ में आ रहा है कि अब लोग क्या कह रहे हैं, गांधीवादी लोग क्या कहते हैं कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी कर देना चाहिए, ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ठीक है। क्योंकि अहिंसा अपने आप में, अहिंसा वही व्यक्ति करता है जो वाकई में बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रंगभेद के खात्मे के बाद में दक्षिण अफ्रीका में यही तरीका अपनाया गया। हाल के वर्षों में राजनीतिक सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार लोकतंत्र और मानवाधिकार के संघर्ष और शांति के सुरक्षित बनाए रखने के लिए बीच में घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की जो बात की जा रही है ना, उसमें देखिए क्या कर रहे हैं कि शांति कायम रखने के विभिन्न तरीके, शांति स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियाँ अपनाई गई हैं। रणनीतियों को आकार देने के 3 प्रमुख दृष्टिकोण में बहुत मदद पहुंचाई है। पहला तरीका राष्ट्र को केंद्रीय स्थान देता है, उनका संप्रभुता का आदर करता है, उनके बीच प्रतिद्वंद्विता को जीवन सत्य मानता है, उनकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंद्विता के उपयुक्त प्रबंध एवं संघर्ष को की आशंका का शमन सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से रोकने से करने की होती है। कहा जाता है कि वैसा एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था, जब प्रमुख यूरोपीय देशों में संप्रभावित आक्रमण को रोकने और बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए सत्ता संघर्षों के गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया, ठीक है। तो यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने के लिए, जो 19वीं सदी में मतलब संतुलन को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने गठबंधन किया, ठीक है। तो ये जो गठबंधन है ना, इस गठबंधन को बाबू हकीकत में बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं, यानी कि शक्ति का संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। कि जो भी जब एक प्रमुख यूरोपीय देशों में संभावित आक्रमण के रोकने की बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए सत्ता संघर्षों के गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया, इसको बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति का संतुलन कहते हैं। दूसरा तरीका क्या है, राष्ट्रों की गहराई तक आपसी प्रतिद्वंद्विता की आकृति को स्वीकार करता है, लेकिन उसका जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावना पर है। यह विभिन्न तरीकों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है। अपेक्षा रहती है कि वैसे सहयोग राष्ट्र की संप्रभुता को नरम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को प्रोत्साहित करेंगे। परिणामस्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होगा, जिससे शांति की बेहतर संभावनाएं बनेंगी। इस प्रकार पद्धतियों के पैरोकार द्वारा अक्सर दिया जाने वाला एक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप का है, जो आर्थिक एकीकरण से राजनीतिकरण की ओर बढ़ता गया, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है बाबू ना कि बैलेंस ऑफ पावर के तहत, शक्ति के संतुलन के तहत जो है काम किया गया, ठीक है। और यहाँ पे ये एक मर्मभेदी असमंजस यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई बार राष्ट्र अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर किसी भू क्षेत्र अथवा प्राकृतिक संसाधन को हथियाने में। इसका परिणाम स्वरूप होने वाला विवाद घमासान युद्ध में बदल सकता है, जैसे कि 1990 में उदाहरण के लिए छोटे से पड़ोसी देश कुवैत द्वारा धावा बोला उसने हमले में न्यायोचित बताते हुए दावा किया कि कुवैत क्षेत्र एक इराकी भूखंड था, जिसने औपनिवेशिक शासकों को मनमाने ढंग से अलग कर दिया था, ठीक है, जिसे औपनिवेशिक शासकों ने मनमाने ढंग से अलग कर दिया था, और आरोप लगाया कि कुवैत के तेल भंडारों में तिरछी खुदाई की जा रही है। आक्रमणकारियों को अंततः अमेरिका के नेतृत्व के साझा सैनिक अभियान द्वारा खदेड़ा गया, ठीक है। एक समर्थ विश्व सरकार
के न होने की स्थिति में इस प्रकार के वाद विवाद की आशंका का हर समय मौजूद रहना संभव है। हथियार उद्योग जैसे निहित स्वार्थों को तीव्र कर दिया है। हथियार उद्योग के लिए युद्ध लाभदायक स्थिति है। तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि कुछ लोग होते हैं ना कि अपने दोस्तों को उकसाते हैं, चढ़ाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से अमेरिका करता है। दो लोगों को उकसा करके आपस में लड़ा देता है और जब दो लोग लड़ते हैं तो उनको अपना हथियार बेच देता है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि हथियार उद्योग के लिए युद्ध लाभदायक स्थिति है। ठीक है, जब युद्ध होगा तभी तो हथियार बिकेंगे। ठीक है, जब हथियार बिकेंगे तो उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, और दो लोग लड़ करके अवश्य भी ख़त्म हो जाएंगे तो वो व्यक्ति अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में उभर के आएगा। ठीक है, आओ कुछ करके सीखें। गांधी के दक्षिण अफ्रीका चंपारण के लिए सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह की पद्धति पर एक सामग्री एकत्रित करो। यदि संभव हो तो गिरिराज किशोर का उपन्यास पहला गिरमिटिया पढ़ें। तो गिरिराज किशोर का एक उपन्यास है जो पहला गिरमिटिया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है। तो पहला गिरमिटिया होता है, क्या होता है बाबू ये जान लीजिए। पहला गिरमिटिया होता क्या है कि जो लोग मतलब एक बॉन्ड पेपर के तहत कहीं पे मजदूरी करते हैं, जो लिखित होकर के बॉन्ड पेपर पे मजदूरी करते हैं, उनको पहला गिरमिटिया कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से गिरमिटिया कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नागरिक अधिकार आंदोलन में बारे में खोजा और गांधी से किस प्रकार प्रेरित थे। इनके कहने का मतलब ये है ना कि जानकारी खोजिए किसके बारे में, मार्टिन लूथर किंग के बारे में, जो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित होकर के उन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, पहली दो पद्धतियों से विभिन्न तरीके अस्पष्ट राजनीतिक व्यवस्था को मानव इतिहास में संपाप्त अवस्था मानती है। ठीक है, यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था का मनोचित्र बनाती है और वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति के विश्वसनीय गारंटी मानती है। वैसे समुदाय के बीच में राष्ट्रों की सीमाओं का आर पार बढ़ती आपसी अंतःक्रियाओं और संशयों में दिखते हैं। इसमें बहुराष्ट्रीय निगम और आंदोलन के जैसे भी विविध गैर सरकारी कर्ता शामिल हैं। इस तरीके से प्रस्ताव और समर्थक तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की चालू प्रक्रिया राष्ट्रों को पहल में घट गई प्रधानता और संभुवता को और अधिक छीड़ कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप विश्व शांति कायम होने की परिस्थितियां तैयार हो रही हैं। ठीक है, इनके कहने का मतलब यह है ना बाबू कि जब एक दूसरे की तरफ लोग देख रहे हैं, क्या आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर अब बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग आर्थिक एकीकरण की तरफ की ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हम लोग आर्थिक तरीके से मजबूत होंगे जब, तो जो आर्थिक मजबूती बढ़ाने के लिए लोग एक दूसरे के साथ आ रहे हैं कि हमको जो है अपना आर्थिक स्थिति सही करनी है, हम आर्थिक तरीके से इकोनॉमिक तरीके से मजबूत हों। पूरे विश्व में इस बात की होड़ लगी हुई है। तो आर्थिक इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ना अपना आर्थिकरण लोग करने के लिए राजनीतिकरण भी हो रहा है कि लोग जितने राजनीतिक पार्टियां सब इकट्ठा हो रही हैं, तो उससे भी जब राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा होती हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ शांति बढ़ता ज़्यादा होती है। ठीक है, कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र तीनों ही पद्धतियों में प्रमुख तत्व को साकार कर सकता है। सुरक्षा परिषद जो अस्थायी सदस्य और 5 लाख सदस्यों को निषेधाधिकार, स्पष्ट तरीके से समर्थित प्रस्ताव को भी गिरा देने का अधिकार देता है, प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीबद्धता को ही व्यक्त करता है। ठीक है, आर्थिक सामाजिक परिदृश्य परिषद अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को आकार देने और लागू करना चाहता है। ठीक है, समकालीन चुनौतियां क्या हैं। तो बाबू इनके कहने का मतलब जो ये बातें हो रही है ना कि देखिए ये सारी बातें जो एनसीईआरटी लिख रही है ना, सिर्फ एक सरसरी निगाह से पढ़ के आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। उसको समझने के लिए आपको करंट की राजनीति भी इसमें जोड़नी पड़ेगी कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाने से प्रक्रिया राष्ट्रों को पहले से ही घट गई प्रधानता और संप्रभुता को और एक छीण कर रही है, जिसके फलस्वरूप विश्व शांति कायम होने में परिस्थिति तैयार हुई है। जब कोई व्यक्ति एक अकेले रहता था ना, तो वो अपने आप में तानाशाही अंदाज में था, लेकिन जब वह इकोनॉमिकली तरीके से दूसरे को देखता है, यार ये देश हमसे आगे जा रहा है, तो वहाँ पे मिलता है, तो फिर उसके भी मनोभाव में परिवर्तन होता है। ठीक है, और आर्थिक से सामाजिक एकीकरण शुरू हो जाती है। समकालीन चुनौतियाँ क्या हैं। ठीक है, तो समकालीन चुनौतियाँ हम लोग पढ़ते हैं कि हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शांति के प्रति खतरों को रोकने और समाप्त करने के लिए वह सफल नहीं हुआ है। इसके बजाय दबंग राष्ट्रों ने अपनी संभवता का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन किया है।
क्षेत्रीय सत्ता संरचना और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी अपनी प्राथमिकता और धारणाओं के आधार पर बदलना चाहा। इसके लिए उन्होंने सीधी सैनिक कार्रवाई का भी सहारा लिया, विदेशी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। आचरण का ज्वलंत उदाहरण अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका का ताज़ा हस्तक्षेप है। इससे उभरते युद्ध के बहुत सी जानें गई हैं। तो अफगानिस्तान और इराक के बीच में जो झगड़ा हो रहा था ना, उसके बारे में ये बात कर रहा है। आतंकवाद के उदय का एक कारण आक्रामक राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण भी है। प्राय आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीक का दक्ष और निर्मम प्रयोग करने के आतंकवादी इन शांति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये 11 सितंबर 2001 को इस्लामी आतंकवादी द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित विश्व व्यापार केंद्र का ध्वस्त किया जाना, यानी कि WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है ध्वस्त किया जाना, इस अमंगलकारी वास्तविकता को उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है। इन ताकतों द्वारा विध्वंस, जैविक, रासायनिक और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की आशंका धला देने वाली है। ठीक है, तो ये 11 सितंबर 2001 में जो बात हो रही है, ये 9/11 के जो WTO अमेरिका का जो सेंटर था ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, तो उस सेंटर को अमेरिकियों ने उड़ा दिया। और उसको उड़ाने के लिए उन लोगों ने एक विमान का यूज किया था, जिसमें बहुत सारा मतलब विमान में तेल भरा हुआ था, और तेल से भरा हुआ विमान वो ले जा कर के WTO सेंटर पर लड़ा दिए। उससे हुआ क्या कि WTO सेंटर पूरा लोहे का बना हुआ था, तो लोहे का बना हुआ था, तो उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था, जो उस तेल ने प्रोवाइड किया। जो उसमें जो फ्यूल भरा हुआ था ना विमान में, वो फ्यूल इतना ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया कि उस पर लगी हुई जो सरिया थी, उसमें लगे हुए जो मतलब लोहे के जो कलपुर्जे थे ना, जो भी उसमें लगे हुए थे, छड़ें लगी हुई थी या जो कुछ भी लगा हुआ था लोहे का, वो इतना हाई टेम्परेचर पे गया कि उस पूरे बिल्डिंग के लोहे को मेल्ट कर दिया, वो पूरी बिल्डिंग गिर गई। ठीक है, तो यही वो बात कर रहे थे। ठीक है, शांतिवाद क्या है ये पढ़ते हैं। ठीक है, शांतिवाद विवादों को सुलझाने और औजार के बतौर युद्ध और हिंसा के बजाय शांति का उपदेश देता है। इसमें विचारों को अनेक छवियां शामिल होती हैं। इनके दायरे में कूटनीति की अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने की प्राथमिकता देने से लेकर किसी भी हालात में हिंसा और ताकत के इस्तेमाल के पूर्ण निषेध तक आते हैं। शांतिवाद सिद्धांत पर भी आधारित हो सकता है और व्यवहारिकता पर भी। सैद्धांतिक शांतिवाद का जन्म इस विश्वास से होता है कि युद्ध से विचारित घातक हथियार, हिंसा या किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नैतिक रूप से गलत है। व्यवहारिक शांतिवाद ऐसे किसी चरम सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। यह मानना है कि विवादों के समाधान के युद्ध के बेहतर तरीके भी हैं। यह समझता है कि कुछ युद्ध पर लागत ज़्यादा आती है, फायदे कम होते हैं। युद्ध से बचने के पक्षधर लोगों के लिए श्वेत कपोत जैसे अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है। शुद्ध सुलह समझौते के पक्षधरों की सौम्य प्रकृति की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग सुलह समझौते के पक्षधर को शांतिवाद के दर्जे में नहीं रखते, क्योंकि वे कतिपय परिस्थितियों में युद्ध को औचित्यपूर्ण मान रखते हैं। बाँझ या युद्ध पिपासु लोग कपोत प्रकृति के विपरीत होते हैं। युद्ध का विरोध करने वाले कुछ शांतिवादी सभी प्रकार की जोर जबरदस्ती, मसलन शारीरिक बल का प्रयोग या संपत्ति की बर्बादी के विरोधी नहीं होते हैं। उदाहरण स्वरूप, साम्यवादी आमतौर पर हिंसा के बजाय आधुनिक राष्ट्रों की सैनिक संस्थाओं के विशेष रूप से विरोधी होते हैं, या शांतिवादी अहिंसा के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, अन्य शांतिवादी अहिंसा के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अहिंसक कार्रवाई के स्वीकार करने का विश्वास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जो शांति प्रिय लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि शारीरिक जबरदस्ती करने से या युद्ध का विरोध करने से, सभी प्रकार की जोर जबरदस्ती मसलन शीर्षक बल पर, या फिर मतलब विरोध करने से या हिंसा बढ़ाने से शांति नहीं आती है, ये शांति प्रिय लोग मानते हैं। लेकिन अशांति प्रिय लोग कहते हैं ना कि केवल युद्ध से बचने के पक्षधर लोगों के लिए श्वेत कपोत और अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग होता है। तो जो लोग बहुत बचते हैं ना, उनको लोग श्वेत कपोत कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सफ़ेद कबूतर जो होता है वो शांति का प्रतीक माना जाता है, तो उस तरीके से उन पर व्यंग्यात्मक बातें की जाती हैं। ठीक है, वैश्विक समुदाय ध्वंस जमाने वाली ताकतों की लोलुपता और आतंकवादियों के गुरिल्ला युक्तियों को रोकने में असफल है। वह अक्सर नस्ल संहार आज किसी समूचे जन समुदाय के व्यवस्थित संहार का मूक दर्शक बना रहता है। यह खास करके रवांडा के साफ तौर पर दिखा। ठीक है, इस अफ्रीकी देशों में
1994 में तकरीबन 5 लाख तुत्सी लोगों को हेतु लोगों ने मार डाला, ठीक है, हुतू लोगों ने मार डाला, ठीक है। तो 1994 में अफ्रीका में क्या हुआ कि 5 लाख तुत्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार डाला। हत्याकांड के आरंभ होने के पहले खुफिया जानकारी उपलब्ध होने और उसके भड़काने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की घटना का विरोध करने के बावजूद कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा के खून खराबा को रोकने के लिए शांति अभियान चलाने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो देखिए जो मतलब कह रहे हैं कि उस समय जो है शांति अभियान चलाने के लिए अगर आगे बढ़ा होता, अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हुआ तो इस तरीके से नहीं होता, ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसको दिखा चुकी थी। इसका मतलब यह नहीं है कि शांति एक चुका हुआ सिद्धांत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और कोस्टारिका जैसे देशों ने सैन्य बल नहीं रखने का फैसला किया। देश के अनेक हिस्सों में परमाणु हथियारों को मुक्त क्षेत्र बने हैं। आप जहां आणविक हथियारों को विकसित और तैनात करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता पर समझौता के तहत पाबंदी लगी हुई है। आज इस तरह से कुछ 6 क्षेत्र हैं जिसमें ऐसा हुआ कि प्रक्रिया चल रही है। इसका विस्तार दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया, अफ्रीका, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र और मंगोलिया तक है, ठीक है। ये 6 स्थान है जहाँ पे पाबंदी लगी हुई है, ठीक है। सोवियत संघ के 1991 में विघटन के अतिशक्तिवाद देशों के बीच में सैनिक प्रतिद्वंद्विता, खासकर परमाणु प्रतिद्वंद्विता का पूर्ण विराम लगा दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रमुख खतरा समाप्त हो गया है, ठीक है। आगे आते हैं। इस तरीके से ये इसके अलावा समकालीन युग में शांति को बढ़ावा देने के लक्ष्यों को लेकर के बहुत ही लोकप्रिय पहलकदमियों का साक्षी बना हुआ है। इन सभी को प्रायः शांति आंदोलन कहा जाता है। पहले विश्व युद्ध के कारण हुए विध्वंस के इस आंदोलन को प्रेरित किया, तब से जोर पकड़ता गया है और राजनीतिक तथा भौगोलिक अवरोधों के बावजूद दुनिया के बड़े पैमाने पर अनुयायी पैदा हुए हैं। इन आंदोलन को विभिन्न तबके के लोगों ने बढ़ावा दिया है, जिसके लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षक, पत्रकार, पुजारी, राजनेता और मजदूर सभी शामिल हैं। इसका लगातार विस्तार हुआ है और महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा और अन्य आंदोलनों के समर्थकों को पारस्परिक फायदे और जुड़ाव होने से यहाँ और अधिक सघन हुआ है। आंदोलन ने शांति अध्ययन नामक ज्ञान की एक नई शाखा का भी सृजन किया है और इंटरनेट जैसी संप्रेषण के नए माध्यम पर कारगर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं। इस अध्याय ने शांति के विभिन्न पहलुओं के अर्थ में सामने बौद्धिक और व्यवहारिक चुनौतियां और इसके लक्षणों की तहकीकात की है। हमने देखा कि शांति के क्रियाकलापों के सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंध में सृजन और संवर्धन के अविचल प्रयास शामिल होते हैं, जो मानव कल्याण और खुशहाली के लिए प्रेरित होते हैं। शांति के मार्ग में अन्याय से लेकर उपनिवेशवाद तक के अनेक विरोध हैं, लेकिन इसे हटाने में बेलाग हिंसा के प्रयोग का लालच अनैतिक और आध्यात्मिक जोखिमपूर्ण दोनों है। नस्ल संहार, आतंकवाद और पूर्ण युद्ध के युग में जो नागरिक और योद्धा के बीच की रेखा को धूमिल करता है, शांति की खोज को राजनीतिक कार्रवाई के साधन और साध्य दोनों को ही रूपायित करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बाबू ये चैप्टर था शांति। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले अध्याय में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। अगला अध्याय जब ख़त्म हो जाएगा तो आज की ये भारत के राजनीतिक सिद्धांत जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है।